सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन थे, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जेबीसी, सेकंड ऑप्शन है माल्थस और नेक्स्ट है एडम स्मिथ। इसी तरह से अगला ऑप्शन है रिकार्डो। तो अर्थशास्त्र के जनक आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्षमता को कहते हैं। तो एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्षमता को हम क्या कहते हैं? कीमत, उत्पादन, उपभोग या फिर उपयोगिता। यहाँ पर आपको गाइस बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो कीमत जो ऑप्शन मिला है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिला है उत्पादन, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है उपयोगिता। इसी तरह से हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है उपभोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा उपभोग। आपको ध्यान रखना है एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, तो कैसी होती है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है अनंत, थर्ड नंबर पर ऑप्शन है शून्य, सेकंड नंबर पर है इकाई से अधिक और इसी तरह से हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में दिया गया है इकाई से अधिक और सेकंड नंबर पर है इकाई से कम। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इस वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पूरी बुक से, तो इसी तरह से आप वीडियो एंड तक देखें। यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अनंत, ये रॉन्ग है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन दिया है शून्य, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच शून्य होती है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन है इकाई से अधिक और फर्स्ट है इकाई से अधिक, सेकंड है इकाई से कम। तो इकाई से अधिक जो ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और ये कई बार पूछा भी गया है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन मिलेंगे आपको जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था और तीसरा ऑप्शन है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और 4 नंबर पर ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो गाइस यहाँ पर दिया गया है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, आपको बताना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन है राइट है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है कौन? मांग की शक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है सरकारी योजनाएं। अगला ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां और इसी तरह से गाइस से यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है? पूर्ति की शक्ति। आपको यहाँ पर बताना है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है पूर्ति की शक्ति। जो 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत ऑप्शन है। मांग की शक्ति जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन और यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि सरकारी योजनाएं,
ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन गाइस आपका इंपॉर्टेंट है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है, कैसी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है कि धनात्मक, सेकंड है ऋणात्मक और थर्ड ऑप्शन है शून्य। इसके बाद अगला ऑप्शन है अनंत। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है, तो अनंत जो ऑप्शन दिया गया है रॉन्ग है। शून्य जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। आपको बताना है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऋणात्मक होती है तिर्यक लोच पूरक वस्तुओं के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वस्तुओं को कहते हैं। यहाँ पर आपको कर लेना है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित नहीं, निम्न स्तरीय वस्तु को कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या फिर गिफिन वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है सार्वजनिक वस्तुएं, ये आपका गलत ऑप्शन है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं नहीं कहते। इसके बाद यहाँ पर गाइस सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है स्थानापन्न वस्तुएं, ये भी गलत है। पूरक वस्तुएं भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर पर गिफिन वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं को क्या कहेंगे? गिफिन वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। ऑप्शन देखिए, पहले कमी, सेकंड है स्थिरता, नेक्स्ट है वृद्धि और 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वृद्धि, ये भी आपका गलत है। स्थिरता भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन है कमी। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में कमी होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त मांग से अभिप्राय है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? आप इसका आंसर लिखोगे कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती हैं। ठीक है, इन दिए गए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक एक दो दो तीन तीन बार सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और जो मॉडल पेपर आपको दिए जाते हैं इनको सॉल्व करके ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है ताकि वहाँ पर आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांग से आप क्या समझते हैं? आप लिखोगे कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक है, मांग से आप क्या समझते हैं? क्या लिखोगे? किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। और संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? आप लिखोगे जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग हम एक साथ करते हैं तो वो संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे स्कूटी और पेट्रोल। ठीक है, तो एक साथ उनकी मांग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर, एक ही बात है। तो आप लिखोगे कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं या फिर वह अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा क्या है? आप लिखोगे कि राजस्व घाटा कुल व्यय
यानी राजस्व प्लस पूंजीगत। राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों यानी राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों। तो राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे। अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते की मदें बताइए। इसमें आप लिखोगे कि चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं, जैसे दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात और अदृश्य मदें। ठीक है, चालू खाते की मदें बताइए। चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं, जैसे दृश्य वस्तु का आयात व निर्यात, और सेकेंड यहाँ पर इसके मदों में आप लिखोगे अदृश्य मदें। ठीक है, और राजस्व घाटा क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। परोक्ष किसे कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, ये भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं, और पूरी बुक से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है वही क्वेश्चन गाइस इस वीडियो में रखे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, कुल रोजगार, कुल मांग का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए आप वहाँ पर लिख कर आओगे कि समष्टि यानी सूक्ष्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र आपको सूक्ष्म नहीं लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा अर्थशास्त्र, विशाल अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्तिगत आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अगर यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र आएगा तो इसके अंतर्गत जैसे पूरी राष्ट्र की आय का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है विशाल अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। ठीक है, क्या पूछा गया था कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, और जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उनको भी देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या होती है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु क्या है इसको तैयार करेंगे। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। अब एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक वस्तु क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, इसको भी तैयार करना है। और पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। आगे और भी क्वेश्चन है, उनको भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पहले गाइस हम देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो चलिए देख लीजिए, आप लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इतना याद हुआ। क्या लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसके आगे आप लिखोगे कि उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार की जाती है। इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। और इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा वहाँ पर किस तरह से लिखना है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे गणितीय रूप में। इसमें आप लिखोगे कि उत्पादन फलन QX बराबर F, कोष्टक में आपको लिखना है A, B, C, D। अब चलिए इसको दोबारा से देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए कि उत्पादन फलन की संकल्पना क्या है और इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किया जाता है, आप लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार की जाती है। और फिर बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा लिख देना है कि इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। गणितीय रूप में नीचे आपको इसी तरह से ब्रैकेट बनाकर लिखना है। गणितीय रूप में यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्पादन फलन यानी QX बराबर F और कोष्टक में आपको लिखना है A, B, C, D। क्लियर। तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। आप वहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं, यानी प्राइस लाइन क्या है। आप लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। और फिर आपको ब्रैकेट बनाकर नीचे लिखना है कि कीमत रेखा बराबर AR बराबर MR बराबर प्राइस। कीमत रेखा पर यानी कीमत रेखा AR बराबर MR बराबर प्राइस। तो यहाँ पर देखिए कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन हम किसे कहते हैं, इस तरह से आप लिखोगे। इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। आप लिखोगे कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। और फिर नीचे ब्रैकेट बनाकर आपको उसमें इस तरह से इसका जो फार्मूला है वो लिख कर आना है। ठीक है, तो कीमत रेखा क्या है इस तरह से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तो चलिए उसको देख लेते हैं।
और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो बस वीडियो को आपको एक बार एक लाइक कर देना है, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से उन सभी पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, समझाइए, ठीक है। तो पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, आप लिखोगे किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। इसको दोबारा से समझ लीजिए, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। आप लिखोगे कि किसी वस्तु का स्टॉक, पहले स्टॉक देखिए, किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद आप लिखोगे कि जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। एक बार समझ नहीं आता आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भारत सरकार के गैर कर, तो यहाँ पर गाइस आप लिखोगे भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको लिखना है कि इसमें निम्नलिखित मदें आती हैं, जैसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है कि ब्याज प्राप्तियाँ, और इसमें आप लिखोगे कि केंद्र सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय प्रतिष्ठानों को ऋण देती है। इन ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेकंड हेडिंग डालनी है लाभांश व लाभ, और इसमें आप लिखोगे कि इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक व केंद्र सरकार के व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त को शामिल किया जाता है। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आर्थिक सेवाएं, और नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे सामान्य सेवाओं से आय। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हेडिंग क्या डाली कि ब्याज प्राप्तियाँ, सेकंड हेडिंग लाभांश व लाभ, नेक्स्ट आर्थिक सेवाएं, और नेक्स्ट हेडिंग सामान्य सेवाओं से आए। तो यहाँ पर गाइस जो आर्थिक सेवाएं हेडिंग डाली है इसमें भी आपको एक दो लाइन लिख देनी है, सामान्य सेवाओं से आए इसमें भी आपको एक दो लाइन लिख देनी है। तो ये जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार के जो क्वेश्चन दिया गया था इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, इसमें संबंध पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। इसको आप तैयार कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन मिला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन क्वेश्चंस के आंसर भी गाइस देखेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए विस्तार से, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरी बुक से ये क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए, व्यावसायिक बैंकों के, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट है।
और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, दोनों में अंतर, दोनों की एक एकदम व्यवस्थित परिभाषा आपको रट लेनी है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वित्त मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है वित्त मंत्रालय, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक, और तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखना कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है जेबीसी, सेकंड नंबर पर है माल्थस, नेक्स्ट है एडम स्मिथ, और नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं रिकार्डो। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जेबी से जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर माल्थस दिए गए हैं ऑप्शन में, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर रिकार्डो भी रॉन्ग है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी। ऑप्शन देखिए पहले, फर्स्ट ऑप्शन है कमी, सेकंड ऑप्शन है स्थिरता, नेक्स्ट ऑप्शन है वृद्धि, और इसके बाद अगला ऑप्शन है ये सभी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी, ये सभी ऑप्शन गलत है। वृद्धि जो ऑप्शन दिया गया है गाइस ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है स्थिरता, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा। दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो जब चाय की कीमत में वृद्धि है तो चीनी की मांग में क्या होगी, कमी होगी। यानी फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन राइट है। स्थिरता जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है इनमें से सभी, और तीसरा ऑप्शन है कि उत्पादन विधि, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है व्यय विधि, और फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिला है कि आय विधि। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। ठीक है, जो पूरी राष्ट्र की आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है इनमें से सभी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है उत्पादन विधि, और सेकंड ऑप्शन है व्यय विधि, और फर्स्ट ऑप्शन है आय विधि। आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें क्या दिया गया है, आय विधि, सेकंड नंबर पर व्यय विधि, तीसरे नंबर पर उत्पादन विधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आय विधि। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि आय विधि।
इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं, तो आय विधि पर ही आपको मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट दिया गया है कि उपभोक्ता, सेकंड है उत्पादक और तीसरा ऑप्शन है सरकार। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। यहाँ पर गाइस फर्स्ट जो ऑप्शन आपको मिला है उपभोक्ता गलत है। सेकंड ऑप्शन उत्पादक, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सरकार ऑप्शन भी गलत है। तो ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है, उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर हमें गाइस फर्स्ट ऑप्शन मिला है स्थानापन्न वस्तुएं, सेकंड ऑप्शन है पूरक वस्तुएं, नेक्स्ट ऑप्शन है गिफिन वस्तुएं। आपको बताना है कि इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जो ऑप्शन मिला है गलत ऑप्शन है। पूरक वस्तुएं ऑप्शन मिला है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, गिफिन वस्तुएं। तो जो गिफिन वस्तुएं गाइस ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ध्यान रखना कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं। तो हम निम्न स्तरीय वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ठीक है, तो जो भी गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना। एक बार में अगर आपको याद नहीं होता आप दोबारा से चलाइए और साथ ही साथ आपको बोलते चलना है तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। पूरक वस्तु के लिए ऑप्शन देख लीजिए, धनात्मक, सेकंड ऑप्शन ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन शून्य और 4 नंबर पर है अनंत। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है। अनंत जो ऑप्शन मिला है गलत ऑप्शन है। शून्य जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है धनात्मक और सेकंड नंबर पर ऑप्शन है ऋणात्मक। आपको बताना है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो कैसी होती है। तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। धनात्मक ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है। मांग की शक्ति या फिर सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां। अगला ऑप्शन है पूर्ति की शक्ति। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती हैं। देखिएगा इस 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है पूर्ति की शक्ति, गलत ऑप्शन है। मांग की शक्ति ये भी आपका गलत है। सरकारी योजनाएं ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। ध्यान रखना कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां करती हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको बताना है कि भारत में पाई जाती है।
तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गलत ऑप्शन। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये भी गलत ऑप्शन। और फर्स्ट नंबर पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड नंबर पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में हम सबको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए या फिर संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन मिले हैं उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन, कीमत। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है 6। ठीक है, तो वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो 3 जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका गाइस रॉन्ग ऑप्शन है। 4 जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और तीसरे नंबर पर यानी थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है 5 और नेक्स्ट 6। तो 5 जो ऑप्शन है वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं, तो वो है 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सीमांत लागत, स्थिर लागत, औसत लागत या फिर परिवर्तनशील लागत। तो निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य होती है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो 4 नंबर पर ऑप्शन क्या था? परिवर्तनशील लागत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थिर लागत। ठीक है, स्थिर लागत राइट ऑप्शन। यहाँ पर गाइस देख लेते हैं कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? तथ्यों से, सुझावों से, ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस जो एंड में आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। और सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है सुझावों से और इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है तथ्यों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। और जो भी क्वेश्चन गाइस यहाँ पर दिए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी बुक से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप ना करें। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है तथ्यों से, ध्यान रखना कि सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है जेबी से, सेकंड नंबर पर है माल्थस, थर्ड नंबर पर है एडम स्मिथ और 4 नंबर पर है रिकार्डो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है,
तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? 4 नंबर पर जो आपका ऑप्शन है उसको देखिए। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है रिकार्डो। तो गाइस रिकार्डो जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है एडम स्मिथ, और फर्स्ट नंबर पर कौन है? जेबी से, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है? माल्थस। तो थर्ड नंबर पर जो है एडम स्मिथ। आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? बी आकार, यू आकार, क्षैतिज सरल रेखा, या फिर कोई नहीं। तो औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसा होता है? यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ना, कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है कि क्षैतिज सरल रेखा, ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है वी आकार, तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन है यू आकार। ध्यान रखना औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय कहलाता है। तो आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? लाभ, आगत, आगम, या फिर उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है यहाँ पर। तो आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला जो व्यय है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आगत, ठीक है। यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? इनमें से सभी ऑप्शन दिया गया है, रॉन्ग ऑप्शन है। उत्पादन विधि जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका रॉन्ग है, व्यय विधि भी रॉन्ग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आय विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है विमुद्रीकरण, रॉन्ग ऑप्शन है। और थर्ड नंबर पर दिया गया है कि मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, ये भी आपका रॉन्ग है। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है कि मुद्रा का निर्गमन, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा गाइस, यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन गाइस राइट होगा, साख सृजन करना, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? साख सृजन करना। यानी यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 नंबर पर ऑप्शन रॉन्ग है, बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या फिर अप्रत्याशित उपभोग। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है अप्रत्याशित उपभोग, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है स्वतंत्र उपभोग। तो आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गाइस यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन था यही आपका राइट है। अब ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया। ठीक है, तो ये हम सबको पता है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में सन है कि 1914, 1915, 1916 में, और यहाँ पर 4 नंबर पर क्या ऑप्शन मिला है 1917 में। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1914 में, ये आपका रॉन्ग है। 1915 ये भी आपका रॉन्ग है। 1916 ऑप्शन दिया गया है तो ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 2017 में। ठीक है, तो भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? 2017 में, यानी यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑप्शन था यही आपका था राइट ऑप्शन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो विश्वव्यापी मंदी पूछा गया है तो पहले ऑप्शन देखिए 1929 में, सेकेंड नंबर पर है 1930 में, थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 1931 में और 4 नंबर पर ऑप्शन है 1932 में। आपको यहाँ पर बताना है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको गाइस बताना है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि विश्वव्यापी मंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1929 में विश्वव्यापी मंदी। अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, आप लिखोगे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में न आयात होते हैं और ना ही निर्यात। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, किस तरह से लिखोगी? देखिए जो अतलग उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यही वीडियो में ही आपको याद कर लेना है, इस तरह से इसको आपको देखना है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में न आयात होते हैं और ना ही निर्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बजट का अर्थ लिखिए, या फिर बजट से क्या तात्पर्य, या फिर बजट से क्या आशय है, बजट की परिभाषा दीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बजट का अर्थ लिखिए, आप लिखोगे बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। क्या लिखोगी कि बजट का अर्थ लिखिए, आप यहाँ पर लिखोगे कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न आपने यहाँ पर क्या देखा,
और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बजट का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है, या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिखोगे वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के या फिर अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, या फिर वही मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। ये आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो आप लिखोगे किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए, तो आप वहां पर लिख कर आओगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए, तो पूर्ति का अर्थ आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से यहाँ पर याद हो गया होगा। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मांग को परिभाषित कीजिए। इसी के साथ समग्र मांग क्या है उसको भी आपको देख लेना है। तो मांग को परिभाषित कीजिए, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है मांग से क्या आशय है। ठीक है, तो आप लिख कर आओगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक है, क्या लिख कर आओगी, किसी दी हुई कीमत पर मांग को परिभाषित कीजिए। आप लिखोगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो इसके 5 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है, और इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से आर्थिक संबंध होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर हो सकता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से आर्थिक संबंध होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, और सेकंड पॉइंट भी आपने देख लिया। थर्ड यहाँ पर आपको लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक होती हैं। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि आधुनिक समय में प्रत्येक अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था भूतकालीन अर्थव्यवस्था रह गई।
इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखोगे कि खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों के आर्थिक उच्चावचनों से प्रभावित होती है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो विस्तृत में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विस्तृत यहाँ पर आपको दिया भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर इसके पॉइंट लिख कर आओगी। और खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है, पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट डालकर आपको इसका आंसर वहाँ पर लिख कर आना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप डालोगे कि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से आर्थिक संबंध होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर हो सकता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय बराबर होती है। और नेक्स्ट आप लिखोगे खुली अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट आपको और लिख देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विस्तृत प्रश्न में कौन सा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप गाइस बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन विस्तृत में यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। ठीक है, और व्यापार की दशाओं में परिवर्तन हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि तेजी काल से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं के लिए मांग में कमी हो जाती है। अगली हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, और इसमें आप लिखोगे यही उपभोक्ता की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत वस्तु के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे आय में परिवर्तन, और इसमें आपको लिखना है कि सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है, और आय कम हो जाने पर मांग भी कम हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है कि जनसंख्या में परिवर्तन। इसके बाद जनसंख्या में परिवर्तन हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको 1-2 लाइनें लिखनी है, और नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वस्तु का मूल्य, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, इसमें आपको थोड़ा लिखना है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इसमें आपको लिखना है। आय में परिवर्तन, इसमें लिखिए, और फिर इन हेडिंग्स को आपको लिख देना। अगर इनके अंदर आप 1-2 लाइन बना के लिख सकते हो तो उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक कौन कौन से हैं? व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, और वस्तु का मूल्य और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। तो इस तरह से आप इस जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिला है इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर? तो इसके साथ गाइस अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। पहला प्रश्न नोट कर लीजिए, विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो उनके साथ में आपको आंसर भी मिलेंगे। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं,
यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीएसटी वाला क्वेश्चन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे क्यों झुकता है। तो ये है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अब एक बार इनको नोट कर लीजिए, ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको तैयार करना ही है। क्लियर। अब चलिए गाइस, अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न नोट कर लीजिए, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आप लेकर आओगे कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होती है, जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर ही लागू होते हैं। तो पहले आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो इसमें आप लिखोगे, फर्स्ट हेडिंग आपको डाली है आवश्यकताएं असीमित हैं, और इसके अंदर आपको लिखना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक आवश्यकता के पूरा हो जाने पर नई आवश्यकता जन्म लेती रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है, चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, परिवार अथवा राज्य, तो कोई भी अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसे चयन करना होता है कि वह किस साधन की कितनी मात्रा किस साधन के प्रयोग में लगाए। यही आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में तो सार्वजनिक वस्तु क्या है, आप लिखोगे सार्वजनिक वस्तु वह है जिस पर निष्कासन का सिद्धांत लागू नहीं होता। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के उपयोग व उत्पादन को बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, और ना ही इन वस्तुओं का मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इनका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते। अतः इनके वित्तीयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनके वित्तीयन के लिए समाज से कर के रूप में अनिवार्य रूप से अंशदान लिया जाता है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आस्क किया जाता है कि सार्वजनिक अथवा सामाजिक वस्तु किसे कहते हैं, इसकी किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर गाइस हम देख लेते हैं, कि लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना ही है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम बार बार रिपीट करता है उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लिखेंगे, उत्पादन की स्थिर लागत क्या है। ठीक है, उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, इसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, उत्पादन की स्थिर लागत क्या है। इन दो क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है।
पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। ठीक है, लागत फलन की संकल्पना क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। क्वेश्चन क्या है, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके गाइस क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कई बार इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम आस्क कर चुका है, तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। अब देखिएगा इस लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। अगर इकोनॉमिक्स आपके पास है तो इकोनॉमिक्स में इस बार आपके फुल मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि गाइस इकोनॉमिक्स के कई सारे मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन आपको दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख लीजिए। उन मॉडल पेपर में गाइस उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जिन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम बार बार रिपीट करता है, तो उनको अगर आप देख लेते हो तो इकोनॉमिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। ठीक है गाइस, तो उनको आप ज़रूर देख लें। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी है आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर गाइस दिया गया है कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो व्यावसायिक बैंक को मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है,